हाँ, अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, अस्सलाम जी, साबिर में। जी चलिए, हम लोग उर्दू ऑप्शनल की क्लासेस शुरू करते हैं। तो सारे स्टूडेंट को उर्दू ऑप्शनल की क्लासेस में वेलकम करते हैं। अभी जिसको टीचमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, वो बच्चे बेफिक्र रहिए। कुछ नहीं, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको पीडीएफ नजर आएगी, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, क्लास नोट्स आपको डिक्टेट किए जाएंगे। ठीक है, आपको नोट्स मेकिंग करना है। उसके अलावा जैसा बताया गया था कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। क्लास के बाद थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद, आपके अकाउंट में रिकॉर्डिंग मेनू रहेगा, वहां पर आपको ये क्लास नजर आ जाएगी। तो अगर से किसी को कोई टेक्निकल इशू आ रहा है या कोई ज्वाइन नहीं कर पाया आज 3 बजे की क्लास, तो बेफिक्र रहिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो अच्छी बात है, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो गए। ठीक है, अभी और 5-6 बच्चे ज्वाइन होना है। हम तो ग्रुप में मैसेज तो डाल दिए कि वी आर स्टार्टिंग। यस, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज, तुम में से बहुत सारे बच्चे उर्दू का अच्छा खासा प्रिपरेशन करके है, जैसे साबिर साबिर तो आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़े बच्चे ऐसे भी है जिसको उर्दू का सिलेबस भी नहीं मालूम, ऐसे बच्चे भी है। ठीक है, तो मुझे क्या है, दोनों के बीच में बैलेंस रखना पड़ता। जैसे शमा है, बेसिक, उन्हें सिलेबस भी नहीं पता। साबिर है, आंसर राइटिंग भी कर रहे, वो लेवल के बच्चे हैं। तो उसमें बैलेंस क्या करना है, कैसा मेरा पढ़ाने का स्ट्रेटेजी रहेगा, पहले मैं बता देता हूँ। पहले मैं जब भी क्लास शुरू करूंगा, जो भी टाइमिंग रहेगी क्लास की, चाहे मॉर्निंग सेशन रहने दे या आफ्टरनून रहने दे, आपको एक दिन पहले या एटलीस्ट 1 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि आज क्लास इतने बजे है उठ के। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे हमेशा देखते रहना कि अगर से सैटरडे संडे आपकी क्लास रहेगी, तो मैं आपको बता दूंगा। फिर कौन सा टॉपिक है वो भी बता दूंगा। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े और जो बच्चे पढ़ के हैं, वो पढ़कर आ सकते टॉपिक, जैसे आप बता दिए कि हिंद आरियाई जबानों का इर्तिका है पहला टॉपिक। उसके बाद हम जब क्लास शुरू करते, तो क्या अप्रोच रहता है क्लास का। तो पहली चीज, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करता हूं आपको, जो भी टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। आज जैसा हिंद आरियाई जबानों का इर्तिका है, तो हमसे 7-8 साल पहले में सवालात में क्या क्या पूछे गए, तो वी विल डील विथ 7 to 8 years ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन एक जगह लिख लेंगे हम। तो उससे आसानी ये हो जाती है कि तुम्हारे को क्वेश्चंस यूपीएससी के सामने रहेंगे। फिर उसके बाद हम वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन होगा। फिर उसके बाद नोट मेकिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब नोट मेकिंग करते वक्त मैं तुम्हें यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से बताऊंगा। अगर से हम कोई टॉपिक 150 वर्ड में लिख रहे या 250 में, कभी ज्यादा लिख रहे, तो मैं वहां पर तुमको बता दूंगा कि ये टॉपिक को यहाँ पर ऐसा लिखना है। तुम्हें सिर्फ ये पूछा गया तो ही यहाँ पर ऐसा लिखना है। जब आपको डेप्थ में जाना है, तो आंसर कब डेप्थ में जाना है, कहाँ पर ऊपर ऊपर लिख देना है, तो इस तरीके से आपको गाइड करूंगा मैं। क्योंकि 10 मार्क्स में आपको क्या है, 150 वर्ड लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आता है तुमको, खदीम हिंद आरियाई दौर पर मुख्तसर नोट लिखिए। अब खदीम हिंद आरियाई दौर पर मुख्तसर नोट लिखिए, 10 मार्क्स में आया। और कभी कभी क्या आता सवाल, हिंद आरियाई जबानों के इर्तिका पर नोट लिखिए, 10 मार्क्स में। तो जब हिंद आरियाई जबानों के इर्तिका पर नोट लिखिए, तो वहां पर 3 अदवार तुम्हें लिखना है। कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई, ये तीनों अदवार को शॉर्ट करके 150 वर्ड में लिखना है। वो कमाल है यहाँ पर। तो एक दौर को 150 वर्ड में लिखने का भी पूछ सकता, तीनों दौर को मिलाकर 150 वर्ड में लिखने को पूछ सकता। तो इस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा कि कहां पर कैसा करना है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो 1-2 दिन क्या होता है, हम लोगों की टीचिंग और आप लोगों की समझने के लिए थोड़ा सा अडॉप्ट होने की जरूरत पड़ती। अब जो रेगुलर स्टूडेंट है मेरे, जो जीएस की क्लासेस भी अटेंड करते, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, उनको हैबिट हो गई टीचिंग प्रैक्टिस की मेरे। लेकिन तुम में से बहुत सारे बच्चे नए हैं,
जो पहली बार मेरे पास आए और क्लास सुन रहे हैं, तो वो बच्चों से गुजारिश है कि आप 1-2 क्लासेस तक थोड़ा सा अडॉप्ट होने के लिए कोशिश करो, और वैसे भी बहुत स्मूथ टीचिंग रहेगी मेरी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद मैं जो नोट्स बनाकर दूंगा तुम्हारा, वो नोट्स इतने वेल इनफ हो जाएंगे कि किसी भी तरीके से यूपीएससी का क्वेश्चन आंदे या स्टेट पीएससी का आंदे आप आंसर कर सकते हैं। मैं 2-3 सोर्सेस रेफर करके वो आंसर के नोट्स बनाता हूँ, तो आपको कम से कम वर्ड्स में बेहतरीन से बेहतरीन आंसर बनाने की चीजें सिखा देंगे यहाँ पर। चलिए, अगेन आई वेलकम ऑल, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। तो सब लोग नोट मेकिंग करने के लिए अपने साथ नोटबुक वगैरह भी लेकर बैठना। थोड़ा सा डिक्टेट करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल सिलेबस भी नहीं मालूम, मैं उनके लिए 5 मिनट दे रहा हूं, तो बाकी बच्चे भी केयरफुल सुनिए। देखो, यूपीएससी का जो सिलेबस है उर्दू ऑप्शनल का, उसको और एक बार बता देता हूं। ठीक है, ये सिलेबस है उर्दू ऑप्शनल का, ये पेपर 1 है, उसका सेक्शन ए है ये। ठीक है, पेपर 1 का सेक्शन है। तो पेपर 1 में जो पहले सिलेबस के पॉइंट्स है सेक्शन ए में, वो है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर रहता, डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज या इंडो आर्यन लैंग्वेज। तो ये है हिंद आर्याई जबानों का आगाज और इर्तिका, पहला टॉपिक है सिलेबस में। ये हिंद आर्याई जबानें क्या होती हैं, उनका आगाज और इर्तिका कैसा हुआ। उनका आगाज और इर्तिका 3 पीरियड्स में हुआ, 3 दौर में हुआ। वो दौर है कदीम दौर, वस्ती दौर, जदीद दौर। ओल्ड इंडो आर्यन, मिडिल इंडो आर्यन, जो भी है आपका जदीद मॉडर्न इंडो आर्यन। ये 3 पीरियड हम पढ़ते। ठीक है, तो पहला सिलेबस का पॉइंट रहता हिंद आर्याई जबानों का आगाज और इर्तिका। अब ये जो सिलेबस का पॉइंट दिख रहा, इसी पे हर साल सवाल आ जाता। जैसा अभी बताया मैं तुमको, हिंद आर्याई जबान, कदीम हिंद आर्याई दौर पर मुख्तसर नोट लिखिए, या स्पेसिफिक क्वेश्चन आता। स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसा आता, कदीम हिंद आर्याई जबानों में दौर में किस जबान और बोलियों को उरूज हासिल हुआ, लिखिए। जैसे 2020 के मेंस में सवाल आया। फिर उसी तरीके से वस्ती हिंद आर्याई जबानों से क्या मुराद है, चंद जबानों पर तफसीरा कीजिए, ऐसा पूछता। तो हमें पता रहना। फिर उसके बाद बोलता है जदीद हिंद आर्याई जबानों की वजाहत कीजिए और चंद जदीद हिंद आर्याई जबानों पर तफसीरा कीजिए। इस तरीके के सवाल आता। कभी कभी इसमें से भी अंदर जाकर सवाल पूछता तुम्हारा, उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई जबान है, वजाहत कीजिए। तो एक सिलेबस के पॉइंट से इतने इतने, और ये एक पॉइंट से कितने मार्क्स आ सकते हैं, देखो कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मार्क्स भी आ सकते हैं एक ही पॉइंट से। ठीक है, तो आज और कल में हम इंशाल्लाह ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस का सेक्शन ए ऑफ पेपर 1। फिर उसके बाद जो टॉपिक होते हैं सिलेबस में, वो मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां। तो वेस्टर्न इंडिया एंड इट्स डायलेक्ट बोलकर सिलेबस में है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब हम कवर करेंगे। ये सवाल कभी 10 मार्क्स में आता, कभी 15 में आता, कभी 20 में आता, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर हर साल सवाल आता। देन उसके बाद सिलेबस में है तुम्हारा उर्दू जबान के पैदाइश के नजरियात। तो उर्दू जबान जो पैदा हुई, उसकी पैदाइश को लेकर बहुत सारे नजरियात है। किसी ने इसे दक्कन की पैदाइश कहा, किसी ने पंजाब की, किसी ने सिंध की, किसी ने इसे ब्रज भाषा से जोड़ा, किसी ने दिल्ली की पैदाइश कही, किसी ने खड़ी बोली से कही। इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, वो हम कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद उर्दू का एक रूप होता है जिसको दक्कनी उर्दू कहते हैं, और वो दक्कनी उर्दू की अपनी लिंग्विस्टिक फीचर्स होते हैं, लिसानी खुसूसियात होते हैं, हम वो भी कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर भी पेपर नहीं बनता। देन इसके बाद जाएंगे हम उर्दू जबान की समाजी, तहजीबी और सखावती जड़ें। तो ये सब कवर होता। फिर उर्दू जबान का रस्मुल खत, उर्दू का सूती आहंग, जखीरा अल्फाज, सब ये कवर हो जाता। तो ये पूरा सिलेबस हुआ पेपर 1 सेक्शन ए। तो ये पूरा पेपर 1 सेक्शन ए मैं खुद कवर करूंगा तुम्हारा इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद पेपर 1 का जो सेक्शन बी है, ये नू सिद्दीकी सर कवर करेंगे आपको। ठीक है, तो नू सर जब भी क्लास लेंगे तो आपको यहाँ से कवर कराएंगे कि जो शायरी असनाफ होते हैं हमारे,
गजल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई, जदीद नज़म, उसके बारे में आपको पढ़ के आना है। फिर नूसर भी पढ़ाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में, वो सारे डील करेंगे तुम लोग। फिर नस्र, नावल, मुख्तसर कहानी, दास्तान, खुतूत, सवाने, ड्रामा, ये सब। फिर स्कूल्स होते हैं, दबिस्तान, दकनी, दहलवी, लखनवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दहलवी और लखनवी, इनके ऊपर हर साल सवाल आता, वो भी कवर करते। फिर तहरीकें होती है, अलीगढ़ तहरीक, रुमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, ये भी। फिर तनकीद निगार, 5 तनकीद निगार है, क्रिटिक्स जो है उनके बारे में, हाली, शिबली, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सरवर। फिर एक इमेजिनरी इससे लिखना होता है आपको, सिलेबस में एक पॉइंट होता है मजमून निगार, तो वो अदबी या तसव्वुराती मौज़ूआत पर आपको लिखना होता है। तो ये जो सेक्शन रहेगा, सेक्शन बी ऑफ पेपर 1, ये नूसर कंप्लीट करेंगे आपके लिए। ठीक है, मैं सेक्शन ए करूंगा, नूसर सेक्शन बी करेंगे। देन पेपर 2 पे आते हैं हम लोग। तो पेपर 2 में जो है आपको स्पेसिफिक दास्तान, नावल, मुख्तसर अफसाना, खुतूत होते हैं, उनका मुताला भी आपको करना पड़ता है। ये सारी किताबें आपको खरीदनी पड़ेगी। कहाँ से खरीदना, कैसा खरीदना, मैं क्लास के बाद इंडिविजुअल जिसको भी पूछना है पूछो, वो एड्रेस भी, वो फोन नंबर भी मैं भेजा दूंगा, और बहुत सारे बच्चों को भेजा भेजा दिया मैंने। उसके अलावा भी किसी को डाउट है तो वो क्लास के बाद पूछे। सिलेबस में जो दास्तान है वो है बागो बहार, नावल गोदान, अफसाना अपने दुख मुझे दे दो, खुतूत, खुतूत गालिब, गुब्बारे खातिर, एंड इंशा या निरंग ख्याल, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। सेक्शन ए ऑफ पेपर 2 ये मैं डील करूंगा। तो इसमें पैराग्राफ्स आते हैं, इख्तिबास आते हैं, जिसका हमें तशरीह करना होता है। तो तशरीह कैसे करना है, क्या नहीं, वो सब मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं रहती कि सर इख्तिबास दे दिया, सियाक व सबाक कैसा करना है, फनी मुहासिन कैसा निकालना है, तशरीह कैसा करना है। हर टॉपिक पे एटलीस्ट 3-3 तशरीह कराएंगे आपको, बागो बहार पे, गोदान पे, अपने दुख मुझे दे दो पे, सब पे हम क्लास में रह के करेंगे सब लोग। फिर नू सर आपको सेक्शन बी कवर कराएंगे पेपर 2 का, मीर तकी मीर, गालिब, इकबाल, फैज, फिराक, इख्तरुल ईमान और मसनवी सहरुल बयान, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब उर्दू सिलेबस देखो बहुत मुख्तसर है, अगर से हम अच्छे से मेहनत करें और तुम लोग भी हमारे डायरेक्शन में काम करें, समझो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ वी कैन कंप्लीट दिस इंटायर सिलेबस। और आपको याद रह जाती चीजें, सारी चीजें याद हो जाती है, आपको बेफिक्र रहने की जरूरत है। और ये पढ़ना भी आपका हो जाएगा, बागो बहार भी पढ़ के आएंगे आप, गोदान भी पढ़ के आएंगे। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी संडे सैटरडे को अपने को बागो बहार डील करना है, तो आपको 1 हफ्ता टाइम मिलेगा कि भाई नेक्स्ट सैटरडे हम बागो बहार डील कर रहे, तो आप 5 दिन पहले ही पूरा बागो बहार पढ़ के आएंगे। गोदान डील कर रहे तो आप गोदान पढ़ के आएंगे। इसी तरीके से आप मीर तकी मीर के कलाम को पढ़ के आएंगे, गालिब के पढ़ के आएंगे, बाली जिब्रील पढ़ के आएंगे। तो आपका पढ़ना भी हो जाएगा हमारे साथ। ऐसे बैठे तो पढ़ना तो होता नहीं बच्चों से, हाँ प्रीलिम्स निकल जाता, मेंस निकल जाता, लेकिन पढ़ना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पढ़ना भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें खाली सिलेबस के बारे में एक बार बताना था। सिलेबस के बाद और 5 मिनट में प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए दूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए मैं सारा सेट आपको भेज दिया। ठीक है, तो ये जो पेपर का सेट है, मैं सिर्फ पेपर 1 सेक्शन ए का ही आपको सेट बनाकर दिया, जो मैं डील कर रहा हूं अभी। तो ये पूरे प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास एक साथ रहते हैं, और जैसा जैसा हम टॉपिक डील करेंगे, मैं वो टॉपिक को तुम्हारे सिलेबस से जोड़ता जाऊंगा। जैसा आज हम लोग हिंद आरियाई जबानों का इर्तिका देख रहे, तो जो सवाल भी कदीम हिंद आरियाई दौर से रहेगा, ठीक है, वस्ती हिंद आरियाई दौर से रहेगा, ठीक है, और उसके बाद वस्ती हिंद आरियाई दौर, हिंद आरियाई जबान खानदान, कदीम हिंद आरियाई का तारुफ कराइए, अब बर्निश से क्या मुराद है, जदीद हिंद आरियाई जबानों की वजाहत, हिंद आरियाई
देखो कितने मार्क्स आए यहाँ पर, 10, 20, 30, 45 मार्क्स। 45 मार्क्स आए वो एक टॉपिक से 2017 में, 45 मार्क्स। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ तो बोलो। यस सर। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो इस तरीके से भाई तुम्हारे लिए पूरा, जब से सिलेबस चेंज हुआ 2013, वहां से पूरे सवालात एक साथ आपके लिए रख दिया। तो अब यहां से हम जो भी डील करेंगे, पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर सवालात समझा दूंगा कि ये टॉपिक पे किस तरीके से सवालात पूछे गए थे, फिर मैं आपको टॉपिक डील कराऊंगा। तो आपको क्लियर कट रहता, 7-8 साल सवाल आपके सामने रहेंगे ईयर्स के। इसका फायदा क्या रहता? फायदा ये होता है, उर्दू ऑप्शनल में या किसी भी ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज थीम रिपीट होते रहते, तो आपको अच्छे से उस पर ग्रिप है, तो आप वही अटेम्प्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या कीजिए, आपका जो भी फ्रेश पेज है, जो भी आपके फेयर नोट है, उस पर लिख दीजिए हम क्या डील करने वाले हैं आज। सिलेबस का हिस्सा लिख दीजिए, हिंद आरियाई जबानों का इर्तिखा। आज जो डील करने वाले हैं हम, हिंद आरियाई जबानों का इर्तिखा। और उसी में लिख दीजिए कदीम हिंद आरियाई दौर, वस्ती हिंद आरियाई दौर, जदीद हिंद आरियाई दौर। यहाँ पर एक नोट लिख सकते तुम, कम से कम 10 मार्क्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 मार्क्स तक भी ये एक सेक्शन से आ सकते हैं। एक सेक्शन नहीं, एक पॉइंट, सिलेबस का एक जो पॉइंट है, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 50। ठीक है, आएंगे यहां से। अब उसके बाद क्या कीजिए आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल के लिखिए, वो सिलेबस लिख दिए, अब उसके थोड़ा सा स्पेस छोड़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जिसकी भी हैंडराइटिंग अच्छी है, वो बच्चों से गुजारिश है कि और अच्छे से लिखे, बाद में मुझे स्कैन कर कर दीजिए, हम लोग ग्रुप में भी शेयर करेंगे। जो बच्चे थोड़ा हैंडराइटिंग स्लो है या मिस्टेक्स लिख सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। तो अब आप लोग क्या लिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो सिलेबस का पहला हिस्सा है, हिंद आरियाई जबानों का इर्तिखा से। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, देखो यहाँ मैं तुम्हारा पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर है, 2013 का सवाल है, हिंद यूरोपी के हवाले से हिंद आरियाई के इर्तिखा पर इजहार ख्याल कीजिए। हिंद यूरोपी के हवाले से हिंद आरियाई के इर्तिखा पर इजहार ख्याल कीजिए। अब ये सवाल ना अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि इसने क्या किया, हिंद आरियाई के इर्तिखा पर इजहार ख्याल कीजिए, यानी कि हिंद आरियाई का जो 3 अदवार में इर्तिखा हुआ वो भी बताना है, और उसको लिंक करना है हिंद यूरोपी के हवाले से। तो बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो लिखिए आप पहला सवाल 2013 का लिखिए, हिंद यूरोपी के हवाले से हिंद आरियाई के इर्तिखा पर इजहार ख्याल कीजिए। लिख दिए सवाल? जी सर। आगे, ओके। देखो मैं 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन देता हूं यहाँ पर। ये हिंद यूरोपी क्या है, असल में माहिर लिसानियात ने क्या किया, दुनिया की बोलियों को, जबानों को लिसानियात के नजरिए से देखते हुए 7 बड़े खानदानों में तकसीम किया। उन 7 बड़े लिसानी खानदान में सबसे बड़ा लिसानी खानदान हिंद यूरोपी है। अब इस जबान के बोलने वाले यूरोप, रूस में भी होते हैं, उसके साथ साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और करीबी मुमालिक में होते हैं। अब ये जो हिंद यूरोपी है, इसकी 11 शाखें होती है। इन 11 शाखों में एक अहम शाख है हिंद आरियाई। हिंद आरियाई का जो इर्तिका होता है हिंदुस्तान में, शुमाल मशरिक हिंदुस्तान में 1500 कबल मसीह में।
आर्या कौम की आमद के बाद, आर्यन, कमिंग ऑफ आर्यंस 1500 बीसी, उनके आने के बाद। और हिंद आर्याई के इर्तिका को हम 3 अदवार में देखते हैं, वही कदीम, वक्ती, जदीद, और आंसर आपका कंप्लीट हो जाता। ठीक है, ये आंसर मैं डिक्टेट कराऊंगा बाद में। एक सवाल लिख लिया आप 2013 का। अब देखो 2014 में क्या क्या सवाल पूछा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई जबान है, वजाहत कीजिए। अब स्पेसिफिक पूछा, क्या पूछा कि उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई जबान है, मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है, वजाहत कीजिए। 10 मार्क्स में। उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई जबान है, वजाहत कीजिए। लिख दिए। अगला क्वेश्चन देखो, 50 मार्क्स, पूरे 50 मार्क्स सिर्फ एक सेक्शन से, यानी ये सेक्शन से 60 मार्क्स आए ये साल। तो हम तो ज्यादा ज्यादा 50 बोल के लिखे थे, यहाँ तो 60 है। देखो कैसा, ये सवाल देखो, हिंद आर्याई खानदान निशाना पर इजहार ख्याल कीजिए, यानी हिंद आर्याई खानदान पर इजहार ख्याल कीजिए। तो वही जवाब है कि हिंद आर्याई खानदान क्या होता है, उसके 3 अदवार, पूरा 15 मार्क्स में लिखना है। फिर शोर शीनी अभरनिश पर तफसीली नोट। तो जब हम वस्ती हिंद आर्याई दौर पढ़ते, उसमें प्रकृत की तीसरी शक्ल होती है अभरनिश वाली, उसमें स्पेसिफिक पूछा होनी शोर शीनी अभरनिश। फिर प्रकृत और अभरनिश का बहामी तसलसल, जब वस्ती हिंद आर्याई दौर पढ़ते, उसमें हम प्रकृतों को पढ़ते, 3 प्रकृतें होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो उनके तसलसल पर नोट लिखना है। तो पूरा 50 मार्क्स आपके हाथ में यहाँ पर। क्वेश्चन डाल के उसके लिए तो पहला आंसर यहाँ छोड़ पर देना। क्या बोले, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख के उसके लिए आंसर प्लेस छोड़ देना क्या? नहीं नहीं नहीं, अब मैं कैसा करा रहा हूं तुम लोगों को, पहले सिलेबस लिखाया, उसके नीचे ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक के बाद एक लिखते जाओ। 2013 में यहाँ पूछ लिया, 2014 में ये पूछ लिया, ऐसा 1-1.5 पेज में पूरे सवालात एक साथ रहना तुम्हारे पास। समझ में आ रहा? ओके आंसर नहीं लिखते अभी। ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। तो ये सवाल लिख लिए तुम, 10 मार्क्स वाला, उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई जबान है, वजाहत कीजिए। अब लिखिए ये सवाल, लिखिए 15 मार्क्स वाला, हिंद आर्याई खानदान पर इजहार ख्याल कीजिए, 15 मार्क्स। हिंद आर्याई खानदान पर इजहार ख्याल कीजिए। देन शोर सीनी अब भरनिश पर तफसीली नोट लिखिए। शोर सीनी अब भरनिश पर एक तफसीली नोट लिखिए, 15 मार्क्स। देन अनदर क्वेश्चन, प्रकृत और अपभ्रनिश के बहामी तसलसल पर नोट लिखिए। प्रकृत और अपभ्रनिश के बहामी तसलसल पर नोट लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2015 पे आ गया। 2015 में क्या सवालात पूछा देखो फिर से, हिंद आर्याई के 3 मंजिलों का जायजा लीजिए। अभी जो हम पढ़े थे हिंद आर्याई खानदान का इर्तिका, यानी उसी पर 3 मंजिल, वही कदीम, वस्ती, जदीद, 10 मार्क्स में। फिर देखो, अपभ्रनिश किसे कहते हैं, शोरशीनी अपभ्रनिश की वजाहत कीजिए। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, देख लिए, अपभ्रनिश किसे कहते हैं, शोरशीनी अपभ्रनिश की वजाहत कीजिए। फिर यहाँ पर आओ, प्रकृतों के मुख्तलिफ अकसाम पर तफसीली नोट। अभी मैं बताया तुमको, सवाल रिपीट हो गया, कितना फायदा है अपना। लिखो 2015 में सवाल लिखो, हिंद आर्याई के 3 मंजिलों का जायजा लीजिए, फेल मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रनिश किसे कहते हैं, शोरशीनी अपभ्रनिश की वजाहत कीजिए। अपभ्रनिश किसे कहते हैं, शोरशीनी अपभ्रनिश की वजाहत कीजिए।
देन ये क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रकृतों की मुख्तलिफ अक़साम पर एक तफसीली नोट लिखिए। प्रकृतों की मुख्तलिफ अक़साम पर एक तफसीली नोट लिखिए, 20 मार्क्स में। तो अभी जैसा मैं बताया था तुम्हारे को प्रकृतों की मुख्तलिफ अक़साम, तो जब वस्ती हिंद आर्याई दौर आ जाता, मिडिल इंडो आर्यन, ठीक है, पीरियड आ जाता, उसमें प्रकृतों की 3 किस्में होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में पाली लैंग्वेज, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। दूसरी में प्रकृतों के है सो इलाकाई बोलियां रहती वो भी, और तीसरे में अभरनिश पढ़ते हैं हम। बहुत आसान जवाब रहता, करा देता हूँ मैं, ठीक है, 20 मार्क्स यहाँ से। तो ये हुआ 2015। अब 2016 में आए, अब क्या सवालात पूछ रहा है देखो। जदीद हिंद आर्याई जबानों से क्या मुराद है, चंद अहम जबानों की निशानदाही करते हुए समझाइए। जदीद हिंद आर्याई जबानों से क्या मुराद है, ये पूछ लिया, लिखिए सवाल। जदीद हिंद आर्याई जबानों से क्या मुराद है, चंद अहम जबानों की निशानदाही करते हुए समझाइए। ठीक है, 2016 में 10 मार्क्स में। और एक सवाल क्या पूछा आपको यहाँ पर, एक कौल दे दिया, कोट, उर्दू जदीद हिंद आर्याई जबान है, इस कौल की वजाहत मां मिसाल कीजिए, 15 मार्क्स में लिखिए। उर्दू जदीद हिंद आर्याई जबान है, इस कौल की वजाहत मां मिसाल कीजिए। ठीक है, दो 2017 में क्या पूछा, अब थोड़े नए अंदाज से सवाल पूछा, कदीम हिंद आर्याई का तारुफ कराइए और बताइए कि इस दौर में संस्कृत की क्या अहमियत थी। अब तुम लिसानी तश्कील वाली बुक भी पढ़ लो, तुम्हें ये डायरेक्टली आंसर नहीं मिलता संस्कृत की क्या अहमियत थी, नहीं मिलता, ये एनालिसिस वाला है सवाल। फिर यह सवाल पूछा, अबरनिश से क्या मुराद है, शोरशिनी अबरनिश से निकली बोलियों के बारे में मुख्तसर अल्फाज में तस्करा कीजिए। जदीद हिंद आर्याई जबानों की वजाहत करते हुए चंद जबानों पर तफसीरा, सेम रिपीट हुआ क्वेश्चन। हिंद आर्याई जबानों के आगाज और इर्तिका पर बहस कीजिए, डिबेट करना है, क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, तो कितने मार्क्स यहाँ पर, 15 और ऊपर से 30, 45। ठीक है, सवाल लिख लीजिए, कदीम हिंद आर्याई का तारुफ कराइए और बताइए कि इस दौर में संस्कृत जबान की क्या अहमियत थी। दस मार्क्स में। नेक्स्ट, अभी हम कवर करे थे वही सवाल को आगे बढ़ाया, अभरनिश से क्या मुराद है, शोरशिनी अभरनिश और इससे निकली बोलियों के बारे में मुख्तसर अल्फाज में तस्करा कीजिए। अभरनिश से क्या मुराद है, शोरशिनी अभरनिश और इससे निकली बोलियों के बारे में मुख्तसर अल्फाज में तस्करा कीजिए। देन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, जदीद हिंद आर्याई जबानों की वजाहत करते हुए चंद जबानों पर एक तफसीरा लिखिए। देन अनदर क्वेश्चन, हिंद आर्याई के आगाज और इर्तिका पर मुख्तसर बहस कीजिए। हिंद आर्याई के आगाज और इर्तिका पर मुख्तसर बहस कीजिए। 15 मार्क्स को। 2017 हो गया, अब 2018 में देखो,
पहला सवाल फिर से वही, जबानों के हिंद आरियाई खानदान से क्या मुराद है और इसके इर्तिखा पर इज़हार ख्याल कीजिए। जबानों के हिंद आरियाई खानदान से क्या मुराद है और इसके इर्तिखा पर इज़हार ख्याल कीजिए। तो 2018 में सिर्फ एक ही सवाल आया ये सेक्शन से। दिन 2019 वस्ती हिंद आरियाई जबानों से क्या मुराद है। वस्ती हिंद आरियाई जबानों से क्या मुराद है। चंद अहम जबानों की निशानदाही करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। चंद अहम जबानों की निशानदाही करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। और एक सवाल, कदीम हिंद आरियाई दौर पर नोट लिखिए। देन लास्ट क्वेश्चन 2019 का, अब बर्निश और उसकी मुख्तलिफ शाखों पर रोशनी डालिए। अब बर्निश और उसकी मुख्तलिफ शाखों पर रोशनी डालिए। दो 2020, ठीक है। 2020 में पूछा, कदीम हिंद आरियाई दौर में कौन कौन सी बोलियां और जबानें राइज थी। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम सेक्शन डील कर रहे हैं। तो ये सेक्शन में हम लोग जो देख रहे हैं, हिंद आरियाई जबानों का इर्तिखा, कदीम दौर, वस्ती दौर, जदीद दौर। तो ब्रीफ में बता देता हूँ ये हिंद आरियाई जबानें क्या होती है क्या नहीं। तो जैसा अभी हम देखे थे, तो माहिर लिसानियात ने क्या किया, जबानों को है सो मुख्तलिफ खानदानों में तकसीम किया। अब सबसे बड़ा खानदान जबानों का हिंद यूरोपी खानदान है, इंडो यूरोपियन फैमिली, लिंग्विस्टिक फैमिली जो भी है। उसकी 11 शाखें हैं। उसकी एक अहम शाख है हिंद आरियाई, इंडो आरियाई। तो ये जो हिंद आरियाई खानदान है, इसका इर्तिका हिंदुस्तान में होता है 1500 कब्ल मसीह में। क्यों? हिंदुस्तान में आर्या कौम के दाखिले के बाद, जो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते, वैदिक पीरियड, तो वही। तो 1500 बीसी में हिंदुस्तान में आर्या कौम दाखिल होती है और वहां पर जो जबान उरूज पाती है वो होती है संस्कृत। तो कदीम हिंद आरियाई दौर की नुमाइंदगी करने वाली जो जबान असल में है वो है संस्कृत, ठीक है ना। तो कदीम हिंद आरियाई दौर की जबान कौन सी नुमाइंदगी करने वाली जबान कौन सी है? संस्कृत। अब संस्कृत में क्या होता है, दो शक्लें नजर आती हैं। एक जो मजहबी किताबों की संस्कृत थी, जिसे वेदिक, जैसे वेद होते हैं, वेद की जो जबान होती है वैदिक संस्कृत, और एक होती है अदब की जबान, जैसे महाभारत रामायण उनकी जबान। तो वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत, दो शक्लें निकल के आ जाती है जबान। उसके अलावा क्या होता है, संस्कृत जबान की आम बोलचाल की इलाकाई जबानें भी निकल के आ जाती है। तो वो 3 किस्म की होती है, उदीचिया, प्राचिया, मध्यदेशा। ये संस्कृत की 3 अवामी बोलियां थी, कब? कदीम हिंद आरियाई दौर में। तो ये सारा तुम्हारे को यहाँ पर सवाल पूछा गया।
तो कदीम हिंद आर्याई दौर की नुमाइंदगी दरअसल संस्कृत संस्कृत जबान करती है। फिर इसके बाद जो वस्ती हिंद आर्याई पढ़ रहे थे हम मिडिल, तो जब क्या होता है, ये संस्कृत जबान अवाम से इसका रिश्ता टूट जाता है, यह सिर्फ अदब के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, और अवाम क्या करती है, संस्कृत के हवायत उसके तलफ़ुज़ वगैरह को तोड़ मोड़ कर बोलना भी शुरू कर देते हैं, और एक नई जबान और एक आसान जबान का उरूज होता है अवाम में। वो जो आसान सादा जबान है वो है प्रकृत। तो प्रकृत कोई अलहदा जबान नहीं है, वो संस्कृत की ही बदली हुई शक्ल है जो अवाम में बहुत ज्यादा आसान और मकबूल थी। लेकिन उसका टाइम पीरियड होता है वस्ती हिंद आर्याई दौर में। ठीक है, तो प्रकृत के तीन शक्लें निकल आती है, पहली प्रकृत, दूसरी प्रकृत, तीसरी प्रकृत। और फाइनली जब हम जदीद हिंद आर्याई दौर पढ़ते जदीद हिंद आर्याई दौर पढ़ते तो वहां पर क्या होता है, जो अभ्भरनीशें होती हैं संस्कृत की प्रकृत की तीसरी शक्लें, उससे कई मॉडर्न लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं जदीद हिंद आर्याई दौर में। वो होता है 1000 ईस्वी के बाद, 1000 एडी के बाद। तो वहां से फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से उर्दू भी एक जदीद हिंद आर्याई जबान है, यानी कि उर्दू का इर्तिका भी हिंद आर्याई खानदान से हुआ, लेकिन मॉडर्न पीरियड में 1000 एडी के बाद से। तो इस तरीके से हम कवर करते हुए सिलेबस जाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा तुम्हारे को पढ़ने में इंशाल्लाह। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग लिख लिए ना, आगे बढ़ना। यस सर। ओके राइट। हाँ, अब तुम जब ये मिर्जा खलील अहमद बेग पढ़ते, थोड़ा एक मिनट पानी पीता हूँ। सर हाँ बोलो। आप जो डिक्टेट कर रहे हैं उसको भी लिखना है? अभी डिक्टेट नहीं किया, मैं खाली क्वेश्चंस डिक्टेट किया, क्वेश्चंस लिख लिए ना। हाँ हो गया लिखना, अभी जो बोले आप थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं, अब यहाँ से नहीं, वो तो खाली मैं तुम्हारे को एक जहन बनना बोलकर बोला था, वो नहीं। अब यहाँ से मैं तुम्हारे को जो पढ़ाना है वो बता रहा हूँ, अभी डिक्टेशन शुरू नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, जब तुम लिसानी तश्कील वाली बुक खोलोगे तो उसमें ये सब नजर आता तुम्हारे पहले, उर्दू जबान का हिंद आर्याई पस मंजर बोलकर लिसानी खानदान क्या होता है वो बताते हो पहले तुम्हारे को। उसी तरीके से बताया जाता है कि भाई दुनिया के जो लिसानी खानदान है, 7 अहम लिसानी खानदान है। ठीक है, वो कौन से है, हिंद यूरोपी, अफ्रीकी एशियाई, चीनी, अल्ताई, द्राविड़ी, ऑस्ट्री, ये जो भी है 7 अहम खानदान है। अब उसमें जो अहम खानदान है हमारे लिए वो है हिंद यूरोपी। ठीक है, तो हिंद यूरोपी खानदान जो है और उसकी जो जबानें हैं वो कहाँ पर बोली जाती है, जैसा बता रहे हम। तो हिंद यूरोपी खानदान क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी खानदान है, और इसमें शामिल जबानें हमें रूस, यूरोप के अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और करीबी ममालिक में बोला जाता है। और ये हिंद यूरोपी, इंडो यूरोपियन जो लिंग्विस्टिक फैमिली है उसकी कुल 11 शाखें हैं। ये 11 भी याद रखना नहीं है हमारे को, बाद में ये बोलना है कि इन 11 शाखों में एक अहम शाख है हिंद आर्याई, और इस हिंद आर्याई लिसानी खानदान का इर्तिका होता है हिंदुस्तान में, शुमाल मगरिब में, कब, 1500 कबल मसीह में, आर्या कौम के हिंदुस्तान के दाखिले में। तो इस तरीके से जो ये हिंद आर्याई खानदान है इसकी तारीख कितनी पुरानी हो गई, तो 1500 कबल मसीह, वो 1500 साल, और आज का 2022, तो 2000 साल, तो 3500 साल की तारीख है किसकी, हिंद आर्याई खानदान की। तो ये मालूम रहना। फिर ये स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछता आपको कि आर्या का दाखिला हिंद और आर्याई खानदान करते हैं, ऐसा दाखिला हिंद पे सवाल नहीं आता। तो हमें पता है भाई जो आर्यंस थे पहले सेंट्रल एशिया में थे, फिर सेंट्रल एशिया से वो टर्की जाते, टर्की से ईरान होते, ईरान से वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आते, यानी प्रेजेंट डे पंजाब वगैरह के, तो वहां पर आते वो 1500 कबल मसीह में। तो वहां पर जो जबान बाद में उरूज पाती है उसको संस्कृत बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम जो देखते हैं ना, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, अपने पास भी संस्कृत रहती। तो ये है चीजें पढ़ने की। तो इतने सारे पेजेस में हमारे को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होना, पहले मिर्जा खलील अहमद बेग की बात बता रहा हूँ।
इसमें से खाली क्या नोट करना है अपने को, लिसानी खानदान से क्या मुराद है, छोटी सी डेफिनेशन ले लेना, लिसानी खानदान, लैंग्वेज फैमिली क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारे को एक ब्रीफ नोट मालूम रहना 3-4 लाइन की कि भाई हिंद यूरोपी खानदान क्या है, क्योंकि वो सवाल आया था ना, हिंद यूरोपी के हवाले से हिंद आर्याई के इर्तिका पर, ठीक है, नोट लिखना था तुम्हारा। तो हिंद यूरोपी के बारे में मालूम रहना, और उसके बाद तुम्हारा मालूम रहना कि हिंद आर्याई क्या है, इतना, ठीक है। तो अब छोटे छोटे नोट्स लिख रहे हैं अपन, और ये नोट जब सवाल पूछागा तभी लिखना, नहीं तो नहीं लिखते एग्जाम में। जब सवाल पूछा जाएगा तभी लिखना, नहीं तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो पहला जो छोटी सी नोट लिखना है आपको, लिसानी खानदान से क्या मुराद है, लिखिए लिसानी खानदान। ठीक है, लिसानी खानदान से क्या मुराद है। जो जबानें जो जबानें लिसानियाती बुनियादों पर, लिसानियाती बुनियादों पर जो जबानें लिसानियाती बुनियादों पर एकसानियत रखती हैं, एकसानियत रखती हैं, इन्हें इन्हें हम रिश्ता जबानें कहते हैं। हम रिश्ता जबानें, रिलेटेड लैंग्वेजेस कहते हैं। इन्हें हम रिश्ता जबानें कहते हैं। हम रिश्ता जबानों के ग्रोह को, हम रिश्ता जबानों के जमरे को, हम रिश्ता जबानों के जमरे को लिसानी खानदान कहते हैं। लिसानी खानदान कहते हैं। जबानों के 7 अहम लिसानी खानदान, जबानों के 7 अहम लिसानी खानदान क्या है, ये है इंडो यूरोपियन, हिंद यूरोपी, हिंद यूरोपी, आफ्रो एशियाटिक, द्राविडियन, डॉट डॉट डॉट, उतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब हिंद यूरोपी पे आ जाते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। हिंद यूरोपी लिसानी खानदान, साइड हेडिंग डाल दो, हिंद यूरोपी लिसानी खानदान। ये दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी खानदान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी खानदान है।
इसमें शामिल ज़बानें यूरोप, रूस, यूरोप, रूस के अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसमें हिंदुस्तान, शामिल पाकिस्तान, ज़बानें हाँ, इसमें शामिल ज़बानें यूरोप, रूस, यूरोप, रूस के अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में बोली जाती हैं। इस खानदान की 11 शाखें हैं। पहले तो ध्यान से म्यूट कर लो। इस खानदान की 11 शाखें हैं। प्यारा चेंज, वो 11 शाखें याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा आओ, प्यारा चेंज। 11 शाखें हैं, यहां लिखो। हिंद आर्याई, हिंद आर्याई, कामा दो, हिंद आर्याई, हिंद यूरोपी, हिंद आर्याई, हिंद यूरोपी लिसानी खानदान की एक अहम शाख है। हिंद आर्याई, हिंद यूरोपी लिसानी खानदान की एक अहम शाख है। हिंद यूरोपी की 11 शाखें हैं, उसकी एक अहम शाख क्या है? हिंद आर्याई। हिंद आर्याई हिंद यूरोपी लिसानी खानदान की एक अहम शाख है। हिंद आर्याई का इर्तिका, हिंद आर्याई का इर्तिका हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में 1500 कबले मसीह, हाफ में डालना है तो, हिंद आर्याई का इर्तिका हिंदुस्तान में 1500 कबले मसीह आर्या कौम के, आर्या कौम के दाखिले से शुरू होता है। आर्या कौम के दाखिले से शुरू होता है। हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका को, हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका को 3 अदवार में, 3 अदवार में देखा जा सकता है। कदीम, कामा, वस्ती,
और जदीद दौर, कदीम, वस्ती और जदीद हिंद आरियाई दौर। हिंद आरियाई खानदान की तारीख, हिंद आरियाई खानदान की तारीख 3500 साल पुरानी है। तीन हजार पांच सौ साल पुरानी है। उर्दू जबान का ताल्लुक, उर्दू जबान का ताल्लुक भी हिंद आरियाई खानदान से ही है। उर्दू जबान का ताल्लुक भी या उर्दू जबान का ताल्लुक इसी हिंद आरियाई खानदान से है। तो अभी तुम लोग देखे हिंद आरियाई खानदान क्या है, ठीक है। तो जबानों के, ठीक है, एक ग्रुप है हिंद आरियाई जिसका इर्तिका हिंदुस्तान में 1500 कब्ल मसीह से होता है आर्या कौम के दाखिले के बाद। और हिंद आरियाई जबानों के इर्तिका को हम 3 अदवार में देखते हैं, वस्ती, कदीम, वस्ती, जदीद, ठीक है। अब यहां पर तुम ऐसा एक बॉक्स डाल ले सकते हैं। कदीम हिंद आरियाई दौर का पीरियड 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह। वस्ती 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी। जदीद 1000 ईस्वी ताहाल। ये बॉक्स डाल लो, 3 अदवार। कदीम दौर 1500 कब्ल मसीह से लेकर 500 कब्ल मसीह, तो पूरा 1000 साल का पीरियड है। वस्ती दौर 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी, 500 साल का, नहीं 1500 साल होगा ना, हाँ 1500 साल होगा। जदीद हिंद आरियाई दौर 1000 ईस्वी ताहाल, कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। हाँ, अब जो कवर करना है, अब हम सिलेबस पे आगे डायरेक्टली। तो सिलेबस पे मैं कैसे लेकर आया तुम्हारे, लिसानी खानदान से क्या मुराद है, हिंद यूरोपी और हिंद यूरोपी का रिश्ता हिंद आरियाई। तो जो सवाल पूछा था तुम्हारे, हिंद यूरोपी के हवाले से हिंद आरियाई का तारुफ कराइए। तो हिंद यूरोपी लिसानी खानदान दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी खानदान है। इसमें शामिल जबानें यूरोप, रूस और हिंदुस्तान के करीबी ममालिक में बोली जाती हैं। इसकी कुल 11 शाखें हैं। उसकी एक अहम शाख क्या है, हिंद आरियाई है, जिसका इर्तिका हिंदुस्तान में 1500 कब्ल मसीह आर्या कौम के दाखिले के बाद होता है, जिसका इर्तिका 3 दौर में कदीम, वस्ती, जदीद में देखा जा सकता है। अब वो दौर एक एक करके हम देखेंगे, कदीम दौर, वस्ती दौर, जदीद दौर। समझ में आ रहा सबको? यस सर। ओके राइट। फ्रेश पेज, अब यहां से फ्रेश पेज लो, कदीम हिंद आरियाई दौर। अब इस पे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, फिर से हम एक बार याद करेंगे क्वेश्चन को। तो फ्रेश पेज ले रहे आप,
कदीम हिंद आरियाई दौर, उसका टाइम पीरियड वहां पर लिख ले रहे ब्रैकेट में, 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह। तो अब क्या होता है क्या नहीं, पूरी स्टोरी देखो। तो जिस तरीके से सवालात पूछा गया तुमको, कदीम हिंद आरियाई दौर पर मुख्तसर नोट लिखिए, बोला कदीम हिंद आरियाई दौर में कौन कौन सी बोलियां और जबानें, ठीक है, इर्तिका पाती है, वो पूछा। कदीम हिंद आरियाई दौर में संस्कृत जबान की क्या अहमियत थी, ये सवालात आए। तो अब तुम्हारे को क्या बताना है इसमें। तो ये कदीम हिंद आरियाई दौर क्या है, दरअसल ये हिंद आरियाई जबानों के इर्तिका का पहला दौर है। पहला दौर, ये पहला दौर का जो पीरियड जैसा है 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह, 1000 साल था। तो कदीम हिंद आरियाई दौर की नुमाइंदगी कौन करती है, संस्कृत जबान। ये संस्कृत जबान क्या थी, ये आर्या कौम की कदीम जबान थी, उसको बाद में हमने संस्कृत कहा। वो टाइम पे संस्कृत नहीं बोलते थे, बाद में संस्कृत बोले। तो कदीम हिंद आरियाई दौर की नुमाइंदगी कौन कर रहे, संस्कृत जबान कर रहे। और कदीम हिंद आरियाई दौर में संस्कृत जबान का इर्तिका और अहमियत है सो मजहबी सतह पर थी, अदबी सतह पर थी, बोलचाल की सतह पर थी। मजहबी सतह पर कैसी थी वो देखो। तो संस्कृत की एक शक्ल होती है वैदिक, क्योंकि हमें संस्कृत के कदीम नमूने कहां पर मिलते, वेदों की जबान में। तो वेद भी क्या थे, पहले ओरल थे, उसको फिर बाद में राइटिंग फॉर्म में लाया गया, तो संस्कृत में। तो सबसे पहले कदीम नमूने संस्कृत के हमें कहा मिलते, वेदों की जबान में देखने को मिलते, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह। इसलिए संस्कृत को क्या बोलते हैं हम, वैदिक संस्कृत बोलते हैं। तो ये संस्कृत की एक शक्ल। अब इसमें हम लिसानियात के पॉइंट ढूंढेंगे। क्या है कि वेदों की ये संस्कृत जबान थी, तो ये 4 वेद है, ऋग्वेद ओल्ड है, उसके बाद और 3 वेद होते हैं। ये चारों वेदों की जबान में लिसानी एतबार से थोड़ा सा फर्क है 4 वेदों की जबान में। मैकडॉनल्ड नामी एक कवायद नवीस ने क्या कहा कि ऋग्वेद की जो जबान है वो अदबी जबान में, लेकिन बाज दूसरे आलिमों का क्या मानना है कि भाई ऋग्वेद की जबान अवामी जबान थी, सादा और अवामी जबान थी। लेकिन मैकडॉनल्ड क्या बोलता है, नहीं अदबी जबान थी। ठीक है, ऐसा डिबेट है। वैदिक संस्कृत के ऊपर बात चल रही। वेदों के बाद, 4 वेदों के बाद जो ब्राह्मण उपनिषदें जो हम पढ़ते ना हिस्ट्री में, ब्राह्मण उपनिषदें जो मजहबी नीयत की तसानीफ है, इन्हें भी संस्कृत की किस शक्ल में लिखा गया, वैदिक संस्कृत में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कदीम हिंद आरियाई दौर में संस्कृत जबान की अहमियत मजहबी सतह पर थी, क्योंकि इसमें वेदें लिखी गई, ब्राह्मण उपनिषदें लिखी गई। तो ये एक एंगल हुआ तुम्हारा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी शक्ल होती है जब संस्कृत जबान को अदब के लिए इस्तेमाल किया गया, स्पेसिफिक लिटरेचर के लिए। तो उस तरीके की जो शक्ल थी संस्कृत की, इसको क्लासिकी संस्कृत कहते हैं। तो जब संस्कृत को अदबी सतह पर इस्तेमाल किया गया, उसे क्लासिकी संस्कृत कहा गया। और जो अदब लिखा गया, महाभारत, रामायण वगैरह ऐसे मशहूर तसानीफ संस्कृत की क्लासिकी संस्कृत में लिखी गई। अब इस पे लिसानियात का क्या कहना है कि जो क्लासिकी संस्कृत थी वो एक अदबी जबान थी। कौन बोल रहे, धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरेन्द्र वर्मा का क्या मानना है, क्लासिकी संस्कृत क्या है, अदबी जबान है। और जो वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत दो हो गए, इन दोनों में फर्क है। कैसा, सूती आवाज के हिसाब से, कवायद ग्रामर के हिसाब से दोनों में फर्क पाया जाता है। अब तो तुम देखिए, क्लासिकी संस्कृत देख लिए, वैदिक संस्कृत देख लिए, इन दोनों में भी फर्क पाया जाता है। कहां पर, सूती सतह पे और कवायदी सतह पर फर्क पाया जाता है। अब क्या हो रहा था, संस्कृत जबान जो है अपनी शक्ल बदलने लग रही थी, उसका एक शक्ल पे रहना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में उस वक्त एक मशहूर जो शख्सियत थी जो ग्रामर देखता था, वो नाम था पाणिनि। तो जो सुंगा डायनेस्टी होती है ना, सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे ये पाणिनि होता है। तो पाणिनि ने क्या किया, संस्कृत के कवायद पर एक बुक लिख डाली। वो बुक क्या थी, अष्टधाई तसनीफ थी। तो स्टैंडर्ड संस्कृत के कवायद क्या होते हैं, वो अष्टधाई से मालूम होता है। तो कदीम हिंद आरियाई दौर में क्या हुआ, पाणिनि ने
अष्टधाई तसनीफ की जो संस्कृत के कवायद से डील करती है। ये हो गया। इसके बाद संस्कृत जबान क्या हुई, अपने इलाके से बाहर निकलने गई, क्योंकि आर्या जो थे पहले शुमाल मगरिब नॉर्थ वेस्ट में आए थे, उसके बाद वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश फिर बिहार की तरफ बढ़ने लगे थे। तो जैसा जैसा वो आगे बढ़ रहे थे, संस्कृत अपनी मरकजियत खो रही थी और उसकी जगह पर है सो संस्कृत की अव्वामी शक्लें, बोलचाल की शक्लें नमूदार हो रही थी। तो उस वजह से क्या हुआ, संस्कृत की अब 3 बोलचाल की शक्लें नजर आती है, उदेचिया, पराचिया, मध्यशेषा। तो ये उदेचिया, पराचिया, मध्यशेषा ये नथिंग बट ए काइंड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज बट पीपुल्स लैंग्वेज। इन बोलियों का ताल्लुक अवाम से था। तो ये देख ले, तो पहले वैदिक आई, क्लासिकी, फिर अवामी बोलचाल, उदेचिया, पराचिया, मध्यशेषा। और खासकर क्या होता है, आज की जो उर्दू है, उर्दू के अभी वो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, बस खाली नोट करो, माकूसी आवाजें, हाइया आवाजें और 10 मसवतें, जैसे अ आ इ ई उ जो आवाजें है ना, ये सब कुछ जो है कदीम हिंद आर्याई दौर में ही इर्तिका पा चुकी थी। तो कदीम हिंद आर्याई दौर की जो संस्कृत थी वो हमारी उर्दू के इर्तिका में भी काम कर दी उसी वक्त, जो अ आ इ जैसे हम आवाज जो भी देख रहे हैं वो सब। तो इतने सारे पॉइंट हमें लिखना है कदीम हिंद आर्याई दौर में। सर कौन कौन सी आवाजों के बारे में बताया आपने? डिक्टेट करा देता मैं वो। यहाँ पर वो संस्कृत की उर्दू के इर्तिका में जो अहमियत रही ना, जो मौजूदा उर्दू की हाइया आवाजें हैं, माकूसी आवाजें हैं और 10 मसवतें हैं, वो वैदिक संस्कृत में ही इर्तिका पा चुके थे। वो हम नोट कर लेते बाद में। तो इस तरीके से हमें आंसर को अब नोट करना है। तो तुमने फ्रेश पेज ले लिया, साइड हेडिंग डाल दिए, कदीम हिंद आर्याई दौर, अब लिखो। ठीक है, हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका का पहला दौर, हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका का पहला दौर। सेम हेडिंग बना के लिखना क्या सर? ऐसे साइड हेडिंग बना दिए ना फ्रेश पेज पे, अब लिखो हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका का पहला दौर कदीम हिंद आर्याई दौर कहलाता है। जो 1500 कब्ल मसीह था, 500 कब्ल मसीह रहा। जो 1500 कब्ल मसीह था, 500 कब्ल मसीह रहा। इस दौर की नुमाइंदगी संस्कृत जबान करती है। इस दौर की नुमाइंदगी संस्कृत जबान करती है। इस दौर की नुमाइंदगी संस्कृत जबान करती है, जो आर्या कौम की कदीम जबान रही है। जो आर्या कौम की जबान रही है, ऐसा भी लिख सकते हैं। कदीम हिंद आर्याई दौर में कदीम हिंद आर्याई दौर में संस्कृत जबान का इर्तिका और अहमियत, संस्कृत जबान का इर्तिका और अहमियत मजहबी, अदबी, मजहबी, अदबी और बोलचाल की सतहों पर होता है।
पहली साइड हेडिंग वैदिक संस्कृत, साइड हेडिंग वैदिक संस्कृत। संस्कृत के कदीम नमूने, संस्कृत के कदीम नमूने वेदों की जबानों में देखने को मिलते हैं, वेदों की जबानों में देखने को मिलते हैं। ब्रैकेट में ऋग्वेद, सामवेद वगैरह। इसीलिए इस जबान को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। इसीलिए इस जबान को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। प्यारा चेंज, वेदों की जबान में, वेदों की जबान में लिसानी एतबार से थोड़ा फर्क पाया जाता है। वेदों की जबान में लिसानी एतबार से थोड़ा फर्क पाया जाता है। वैदिक कवायद नवीस मैकडोनाल्ड, वैदिक कवायद नवीस मैकडोनाल्ड का ख्याल है कि ऋग्वेद अदबी जबान में तख्लीक की गई। ऋग्वेद अदबी जबान में तख्लीक की गई, लेकिन बाज दूसरे आलिमों ने, लेकिन बाज दूसरे आलिमों ने ऋग्वेद की जबान को, ऋग्वेद की जबान को अव्वामी जबान, अव्वामी जबान बताया, अव्वामी जबान बताया। प्यारा चेन, वेदों के बाद, वेदों के बाद ब्रह्म ने, ब्रह्मनो लिख कर है यहां पर, ब्रह्म ने, किताबें ने, उपनिषदें, उपनिषदें जो मजहबी नुयत की तसानीफ है, जो मजहबी नुयत के तसानीफ है, उनकी जबान भी वैदिक संस्कृत है। उनकी जबान भी क्या है? वैदिक संस्कृत है। इस तरह कदीम हिंदारियाई दौर में, इस तरह कदीम हिंदारियाई दौर में संस्कृत जबान को मजहबी सतह पर अहमियत हासिल थी। संस्कृत जबान को मजहबी सतह पर अहमियत हासिल थी। दूसरी साइड हेडिंग क्लासिकी संस्कृत, क्लासिकी संस्कृत।
संस्कृत जबान में जब अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ तो संस्कृत जबान में जब अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ तो ये क्लासिकी संस्कृत कहलाती है। संस्कृत में इर्तिका हुई है सर। आराम से क्या बोले? सर इसमें मुस्बतें नहीं लिखने हैं जो वैदिक संस्कृत में इर्तिका पाए हैं उर्दू के। मसवते अभी नहीं, वो ऊपर वाला वो अलग से पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है। पहले जैसा तुम वैदिक लिख दिए, अब क्लासिकी साइड हेडिंग के साथ लिखो, ठीक है? क्लासिकी लिखो पहले। संस्कृत जबान में जब अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ तो ये क्लासिकी संस्कृत कहलाई, ये क्लासिकी संस्कृत कहलाई। महाभारत, रामायण वगैरह क्लासिकी संस्कृत ही में तख्लीक की गई। बकौल धीरेन्द्र वर्मा दो चश्मी है था शायद यहाँ पर, धीरेन्द्र नहीं है, ये धीरेन्द्र वर्मा, बकौल धीरेन्द्र वर्मा, क्लासिकी संस्कृत एक अदबी जबान थी। प्यारा चेंज। वैदिक और क्लासिकी संस्कृत में वैदिक और क्लासिकी संस्कृत में सूती और कवायदी एतबार से फर्क पाया जाता है। सूती और कवायदी एतबार से फर्क पाया जाता है। ये क्लासिकी का हो गया, ठीक है? अब आओ छोटी सी साइड हेडिंग डाल दो, अष्टढाई, अष्ट 8 वॉल्यूम्स पर एक किताब लिखता हूं, अष्टढाई, ठीक है? लिखिए। इस दौर में पानी ने संस्कृत जबान के कवायद पर मबनी अष्टढाई तसनीफ की या तखलीक की। इस दौर में के बाद पानी नाम है पानी। पानी ने संस्कृत जबान के कवायद पर मुबनी अष्टढाई लिखी। इतना भी हो गया तो बस है। जो संस्कृत के कवायद और असूलों को बताती है। नेक्स्ट, इस दौर में संस्कृत जबान की बोलचाल की सतह पर 3 शक्लें नमूदार होती है। बोलचाल की सतह पर 3 शक्लें नमूदार होती हैं।
लिखो, कामा देते हुए भी लिख सकते, उदेचिया, प्राचिया और मध्यादेशा। उदेचिया, प्राचिया और मध्यादेशा, इन बोलियों का ताल्लुक अव्वाम से था। इन बोलियों का ताल्लुक अव्वाम से था। अब छोटे छोटे 3 साइड हेडिंग। उदेचिया, उदेचिया हिंदुस्तान के शुमाल मगरिबी खित्ते में राइज थी। नॉर्थ वेस्ट, शुमाल मगरिबी खित्ते में राइज थी। म्यारी बोली समझी जाती थी। सूती एतबार से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, सूती एतबार से रे और लाम, रे और लाम की जगह सिर्फ रे की आवाज का इस्तेमाल होता था। सिर्फ रे की आवाज का इस्तेमाल होता था। उदेचिया उस इलाके की बोली थी, उदेचिया उस इलाके की बोली थी जहां आजकल सिंधी और हिंदा, जहां आजकल सिंधी और हिंदा जबानें बोली जाती हैं। सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में सिंधी और हिंदा जबानें बोली जाती हैं। तो ये हो गया उदेचिया के बारे में। क्या थी ये? हिंदुस्तान के शुमाल मगरिबी खित्ते में राइज थी, म्यारी बोली समझी जाती थी, सूते एतबार से रे और लाम की जगह सिर्फ रे की आवाज। उदेचिया उस इलाके की बोली थी जहां आजकल हम सिंधी और हिंदा जबानें देखते हैं। अब प्राचिया, सेकंड साइड हेडिंग। तो ये संस्कृत की बोलचाल की शक्लें देख रहे हैं। प्राचिया, प्राचिया का चलन मशरकी हिंदुस्तान में था। ये म्यार से काफी दूर जा पड़ी थी। ये म्यार से काफी दूर जा पड़ी थी। इसमें बाज आवाजों का तलफ्फुज बिगाड़ दिया जाता था। इसमें बाज आवाजों का तलफ्फुज बिगाड़ दिया जाता था। मसलन रे की आवाज को लाम की आवाज से बदल दिया जाता था। रे की आवाज को लाम की आवाज से बदल दिया जाता था। बाकौल मसूद हुसैन खान, बाकौल मसूद हुसैन खान प्राचिया बोलने वालों को हकारत की नजर से देखा जाता था। प्राचिया बोलने वालों को हकारत की नजर से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये म्यार से काफी दूर जा पड़ी थी। वेरी लो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज हो गई थी। तो प्राचिया बोलने वालों को हकारत की नजर से देखा जाता था। प्राचिया मौजूदा, प्राचिया मौजूदा मशरकी यूपी, अवध, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के इलाके में बोली जाती थी। प्राचिया मौजूदा अवध, मशरकी यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में बोली जाती थी। उस वक्त बोली जाती थी। कब? कदीम इंदारियाई दौर में।
1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह। लास्ट साइड हेडिंग, सब हेडिंग मध्य देशा। मध्य देशा संस्कृत की ये अवामी बोली, संस्कृत की ये अवामी बोली ना बहुत म्यारी थी और ना ही बिल्कुल गैर म्यारी। ना बहुत म्यारी थी और ना ही बिल्कुल गैर म्यारी। इसमें रे और लाम दोनों आवाजें मौजूद थी। इसमें रे और लाम दोनों आवाजें मौजूद थी। इसका इलाका मौजूदा दौर में अंबाला से इलाहाबाद, मौजूदा दौर में अंबाला से इलाहाबाद रहा। अंबाला से इलाहाबाद का इलाका रहा, जहां आज उर्दू और हिंदी का चलन आम है। जहां आज उर्दू और हिंदी का चलन आम है। लास्ट साइड हेडिंग या लास्ट प्यारा बोल सकते हैं। कदीम हिंद आरियाई दौर में मौजूदा उर्दू की हाइया कामा माकूसी आवाजें और इसके 10 मसवते ब्रैकेट में लिख सकते, कोई लिखना है तो मसवते आ आ ई मत लिखो, मगर उसके 10 मसवते इर्तिखा पा चुके थे। इर्तिखा पा चुके थे। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है तुम्हारा कदीम हिंद आरियाई दौर। तो जब भी सवाल आएगा तुम्हें कदीम हिंद आरियाई दौर का तारुफ कीजिए, तो तारुफ में तुम लिखोगे हिंद आरियाई जबानों के इर्तिखा का पहला दौर जो 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह रहा, कदीम हिंद आरियाई दौर कहलाता है। इसकी नुमाइंदगी संस्कृत जबान करती है जो आर्या कौम की जबान रही, और उसकी अहमियत मजहबी, अदबी, बोलचाल के सतह पर देखी गई। और बताइए कि संस्कृत की अहमियत क्या थी, तो ये तुम आराम से लिखोगे। इसी तरीके से जितने भी आएंगे सवाल कदीम हिंद आरियाई दौर पर नोट लिखिए, नोट लिख देंगे 2020 का कौन सी बोलियां और जबानें राइज थी वो भी लिख दे सकते हैं। समझ में आया? यस सर। तो वेरी गुड। आज की क्लास को मैं यहाँ पर रोकता हूँ। कदीम हिंद आरियाई दौर पे जो 3 सवालात या 4 सवालात आए थे, अब ये दिए गए कंटेंट के हिसाब से तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए तुम्हें। आज का टॉपिक कदीम हिंद आरियाई दौर पे हम रोक देते हैं। कल मैं क्लास लूंगा, कल भी वही 3 बजे लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एडमिशन बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह, इसलिए थोड़ा सा हम चांस देंगे एडमिशन वालों को, इसलिए कल भी क्लास में 3 बजे लूंगा।
ठीक है ना, कल वस्ती हिंद आर्याई दौर कंप्लीट कर देंगे। एंड यू नीड टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन कदीम हिंद आर्याई दौर। सबको क्लियर है? जो नए बच्चे हैं खास तौर पर मैं उनसे पूछ रहा हूँ, शमा, फौजिया, मदीहा, ठीक है? तो होप एवरीवन विल राइट द आंसर। हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? फिर ओके सर। जी सर। ओके, चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।